हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। What technique is used to imitate an operation prior to actual performance? यानी कि हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस से पहले हमें कौन सी, जब हम किसी भी ऑपरेशन को इमिटेट करते हैं तो कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? सिमुलेशन, इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन मॉडल्स, इन्वेंटरी कंट्रोल, या फिर गेम थ्योरी? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, उसको बोलते हैं सिमुलेशन। और नेक्स्ट जो भी हमारे ये थ्री ऑप्शन है उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन मॉडल, जिसको हम इंटीग्रेटेड असेट्स मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है। ये हमारी हेल्प करता है किसी भी, जो भी हम पूरा प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको इंटीग्रेट करना, सारी एक्टिविटीज को सही तरह से वर्क करवाना, इसका काम होता है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर बात करें इन्वेंट्री कंट्रोल की, तो इन्वेंट्री कंट्रोल का मेन पर्पस होता है कि जो भी हम इन्वेंट्री यूज कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, उस इन्वेंट्री का हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। ना हमारे पास अब हमारे बिजनेस में इन्वेंट्री ज़्यादा हम उसको स्टोर करके रखें, ना ही हमारे पास इतनी कमी हो कि हमें उसके कमी के वजह से हमें अपना जो प्रोडक्शन है उसको रोकना पड़े। इट मीन्स हमें एक प्रॉपर फाइंड आउट करना पड़ेगा एक क्वांटिटी की हमारे पास इतनी इन्वेंट्री होनी चाहिए, जिसके लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं। आपको ना ईओक्यू पढ़ा होगा, एबीसी एनालिसिस पढ़ा होगा, इसके अलग से मेथड है जिससे हम इन्वेंट्री को कंट्रोल करके रख सकते हैं। फिर आता है हमारा गेम थ्योरी। गेम थ्योरी हमारा फ्रेंड्स यहाँ पे एक मैथमेटिकल ये मॉडल है जिसके अंदर स्ट्रैटेजिक इंटरेक्शन किया जाता है, जो और साथ ही साथ इसका मेन पर्पस होता है कि जो भी हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं उसमें हम किस तरह से रैशनल डिसीजंस ले सकें। ठीक है, तो गेम थ्योरी का पर्पस होता है रैशनल डिसीजन लेना, और ये एक मैथमेटिकल मॉडल है। नेक्स्ट आते हैं एलोकेशन प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय। अब एलोकेशन प्रॉब्लम जो होते हैं वो किसके थ्रू सॉल्व की जाती हैं? तो ये हमने जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस पढ़े थे उसके थ्रू आप समझ सकते हैं। यहाँ पे दे रखा है लीनियर और नॉन लीनियर। तो फ्रेंड्स, एलोकेशन प्रॉब्लम्स जो होती हैं ये दोनों ही मेथड से समझी जा सकती हैं, फिर चाहे वो लीनियर प्रॉब्लम टेक्निक प्रोग्रामिंग टेक्निक हो, फिर चाहे नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग हो। लीनियर नॉन लीनियर में आपको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डैश मॉडल्स एवरीथिंग इज डिफाइंड एंड द रिजल्ट आर सर्टेन। अब किस मॉडल में सब चीज पहले से डिफाइन होती है और रिजल्ट हमारे सर्टेन होते हैं? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस से आप समझ सकते हैं, डिटर्मिनिस्टिक है, प्रोबेबिलिस्टिक है, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये नाम से ही पता चल रहा है डिटर्मिनिस्टिक, यानी कि पहले से ही डिटरमाइन है कि हमारी सब कुछ रिजल्ट क्या है, एक सर्टेन रिजल्ट निकल कर आएंगे और सारी चीज पहले से ही हमारे लिए डिफाइन होती हैं, डिटर्मिनिस्टिक है। इस मॉडल में हमारा जो आउटकम्स होते हैं वो पहले से डिटरमाइन होते हैं थ्रू नोन रिलेशनशिप अमंग स्टेट एंड इवेंट, यानी कि हमारे पास जो भी रिलेशनशिप होती है वो हमें पहले से पता होती है, हमें हमारे स्टेट्स या फिर हमारे इवेंट्स पहले से पता होते हैं, जिसके थ्रू हमें पता होता है कि हमारा रिजल्ट ये निकल कर आएगा। वो हमारा डिटर्मिनिस्टिक मॉडल कहलाता है। अब यहाँ पे सीधे हम बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल की भी। तो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल के अंदर रैंडम वेरिएबल्स के बेसिस पे किया जाता है, जिसमें रिजल्ट सर्टेन नहीं होता है। ठीक है, रैंडम चीजों को कलेक्ट किया जाता है, इसलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ए, डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। नेक्स्ट आते हैं, इन डैश मॉडल्स देयर इज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी भी है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आप ऑप्शंस अभी हमने ऊपर भी क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसके थ्रू भी आप समझ सकते हैं। मैंने आपको ऊपर बताया था कि इसमें रिजल्ट क्या होते हैं, सर्टेन होते हैं। अब जब रिजल्ट सर्टेन है तो हमारे रिस्क भी कम हो गए। ठीक है, रिस्क होगा ही नहीं, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर है। प्रोबेबिलिस्टिक में रिस्क भी होता है और अनसर्टेनिटी भी होती है, क्योंकि हम वहाँ पर रैंडम वेरिएबल्स ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल आल्सो नोन एज। अब प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल को क्या कहा जाता है? डिटर्मिनिस्टिक, स्टोकेस्टिक मॉडल, डायनेमिक मॉडल, या स्टैटिक मॉडल? तो फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल को स्टोकेस्टिक मॉडल भी कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, इसमें कोई समझाने वाला या डिस्कशन का कोई मैटर नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, रिप्लेसमेंट मॉडल इज अ डैश मॉडल। अब रिप्लेसमेंट मॉडल किस तरह का मॉडल है? तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे नाम से पता चल रहा है रिप्लेसमेंट, यानी कि रिप्लेसमेंट हम कब करेंगे किसी भी चीज का? जब कोई भी चीज हमारी कैसी होगी,
डायनेमिक होगी। स्टैटिक में हम जब कोई भी चीज़ हमारी स्टैटिक रहेगी तो हम उसमें रिप्लेसमेंट का कोई बात ही नहीं आती, लेकिन जहाँ रिप्लेसमेंट की बातें यानी कि चीज़ें वहाँ चेंज हो रही हैं, और जहाँ चीज़ें चेंज होती हैं वहाँ डायनेमिक मॉडल यूज़ किया जाता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए जो सॉरी बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असाइनमेंट प्रॉब्लम हेल्प्स टू फाइंड द मैक्सिमम वेट आइडेंटिकल इन नेचर इन अ वेटेड। अब यहाँ पर ये है कि असाइनमेंट प्रॉब्लम जो है वो हेल्प करती हैं मैक्सिमम वेट को मतलब नेचर में जो हमारे आइडेंटिकल वेट है उसको फाइंड आउट करने में। तो वो किसके थ्रू किया जाता है, ट्रिपार्टाइट ग्राफ, बाईपार्टाइट ग्राफ, पार्टाइट ग्राफ या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ये किया जाता है बाईपार्टाइट ग्राफ के थ्रू। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ डिमांड इज लेसर देन सप्लाई देन डमी डिमांड नोड इज एडेड टू मेक इट एट। यानी कि अगर हमारी डिमांड सप्लाई से कम है तो डमी डिमांड नोट की जाती है, क्या किस चीज को करने के लिए, सिंपल प्रॉब्लम के लिए, बैलेंस प्रॉब्लम के लिए, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर हमारे पास डिमांड जो है वो हमारी डिमांड क्या है, कम है एज कंपैरिजन टू सप्लाई, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डमी डिमांड रखेंगे अपने पास। और डमी डिमांड किस लिए करी जा रही है, जाके ताकि डिमांड और सप्लाई जो है उसमें बैलेंस बन पाए। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बैलेंस्ड प्रॉब्लम। ठीक है, दोनों को इक्वल करने के लिए हम कुछ डमी डिमांड जो है उसको नोट करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, a path formed by allowing horizontal and vertical lines and the entire corner cells of which are occupied is called a। यानी कि एक पाथ है जिसके अंदर हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को फॉर्म किया है। अब ये एंटायर कॉर्नर सेल्स जो होते हैं जिन्होंने उस स्पेस को ऑक्यूपाई करा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्यूपाइड पाथ, ओपन पाथ, क्लोज्ड पाथ या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स जब उसने जो भी उसका प्लेस है उसको उसने ऑक्यूपाइड करके रखा हुआ है तो वो प्लेस कैसा हो गया, क्लोज्ड पाथ हो गया। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, any feasible solution to a transportation problem containing origins and m origins and n destination is said to be। यानी कि एक feasible solution transportation problem के अंदर अगर हम m origin और n destination का रखते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, independent, degenerate, non degenerate या फिर both a and b। तो फ्रेंड्स ये कहलाते हैं हमारे नॉन डिजेनरेट। तो इसके लिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, once the initial basic feasible solutions has been computed what is the next step in the problem। यानी कि अगर हम इनिशियली हमें फिजिबल सोल्यूशन मिल जाता है तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वैम, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ऑप्टिमैलिटी टेस्ट या फिर नन ऑफ द अबव। वैम आपको पता होगा, मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुकी हूँ। तो इस ये चीज हमारी कहलाती है ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, for maximization in TP the objective is to maximize the total। अब हमारा TP अगर हमारी मैक्सिमाइज है तो उस मैक्सिमाइज टोटल का हमारे क्या ऑब्जेक्टिव होगा, सॉल्यूशन, प्रॉफिट मैट्रिक्स, प्रॉफिट या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारा टीपी में अगर हमें मैक्सिमाइजेशन करना है तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो इसका ऑब्जेक्टिव होगा कि हमें अपने प्रॉफिट को, टोटल प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ डैश इज द सीक्वेंस ऑफ सेल्स इन द ट्रांसपोर्टेशन टेबल सच दैट नो सेल अपीयर्स मोर देन वंस इन अ सीक्वेंस। यानी कि ऐसा सीक्वेंस जिसके अंदर हमारा ट्रांसपोर्टेशन टेबल है और उसमें कोई भी सेल इस तरह से नहीं दिखाई दे रहा है जो एक से ज्यादा सीक्वेंस में हो, तो उसको क्या कहेंगे, लूप, रिम, डिजेनरेसी या फिर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है लूप। जब हम देखते हैं कि हमारा अगर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन टेबल के अंदर सीक्वेंस चल रहा है सेल्स का और वहां पे कोई भी सेल हमें ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है जो एक से ज्यादा सीक्वेंस में आया, तो वो लूप कहलाता है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनफिजिबल in infeasible assignment problem dash value is assigned to the cell
अल्फा 1 0 या -1। तो फ्रेंड्स इन फिजिबल असाइनमेंट प्रॉब्लम में हमारी जो असाइन की जाती है सेल्स को वैल्यू वो कहलाती है हमारी अल्फा। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है A dash involves several variables, making it impossible to determine the number of trials required to obtain the desired accuracy at a specified confidence level। अब यहाँ पे हमें देखना है कि हम सेवरल वेरिएबल्स को लेकर जब हम इम्पॉसिबल कोई भी चीज़ डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, तो उसके थ्रू हमें जो कॉन्फिडेंस लेवल मिलता है वो किस मॉडल के थ्रू हमें मिलेगा, एनालिटिकल मॉडल, क्वांटिटेटिव मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल या सिमुलेशन मॉडल। तो फ्रेंड्स ये मिलता है हमें सिमुलेशन मॉडल के थ्रू। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिमुलेशन मॉडल के अंदर सेवरल प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं, जो हमारे इम्पॉसिबल होती हैं हमें डिटरमाइन करने में। जो भी हमारी ट्रायल्स होते हैं हमें ज़रूरत होती है उन ट्रायल्स की, जो भी हमारी डिज़ायर्ड एक्यूरेसी है एट स्पेसिफाइड कॉन्फिडेंस लेवल तक उसको देखने के लिए। तो ये हमारी हेल्प करती है सिमुलेशन मॉडल। लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में कंटेन, अब हमें बताना है लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। रिटेन अर्निंग, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, डिवेंचर्स या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए रिटेन अर्निंग, डिवेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये तीनों ही लॉन्ग टर्म का पार्ट है, जबकि इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स ये यहाँ पर लॉन्ग टर्म का पार्ट नहीं है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन देखिए फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ हमारा ऑप्शन ए में करेक्ट मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money transactions and events which are of a financial character and interpreting the results thereof। दिस डेफिनेशन इज, अब आपने ये डेफिनेशन जरूर पढ़ी होगी क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। जब भी हम स्टार्टिंग करते हैं इस चैप्टर की अकाउंटिंग की तो ये डेफिनेशन जरूर आती है। तो देखिए आपको यहाँ पर बताना है किसकी है। ऑप्शंस देख लेते हैं। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, जेबेटी, कस्टनबर्ग या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो कि है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दीज आर। अब आपने फ्रेंड्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स करे पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ये किस किस पार्ट्स में डिवाइड है। देखिए यहाँ पर दे रखा है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या ए बी बोथ। तो फ्रेंड्स जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक होता है हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और दूसरा होता है हमारा अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आपको पता होगा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं और कन्वेंशंस कौन कौन से। अगर आपको पता है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कुछ कॉन्सेप्ट्स, और अगर आप सारे चाहते हैं तो आप उनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए कि ये कॉन्सेप्ट्स हैं एंड ये कन्वेंशंस है, क्योंकि आप जितना लिखेंगे उतना ही आपकी प्रैक्टिस होगी और अदर स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस होगी। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जब वो वीडियो देखते हैं तो उसके साथ साथ वो कमेंट सेक्शन जो होता है उसको भी चेक करते हैं, तो यहाँ से उनको चीज़ें क्या हो जाएंगी, रिवीजन उनका भी होगा। तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए बी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ। अब अकाउंटिंग कौन सी लैंग्वेज है, बिजनेस लैंग्वेज है, बैंक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, अकाउंटेंट्स की लैंग्वेज है या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस की लैंग्वेज बताई जाती है, क्योंकि अकाउंटिंग जो होती है मेनली बिजनेस की बात करती है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के लिए की जाती है, इसलिए यहाँ पे इसको लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ए है, ठीक है, ए राइट आंसर है बिजनेस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज रिलेटेड विद डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अब डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे कौन सा यहाँ पे इक्वेशन सही बैठता है वो आपको वो बताना है। ऑप्शंस देखिए, टोटल असेट्स इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज, टोटल असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइड लाइबिलिटीज, कैपिटल इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस
आउटसाइड लाइबिलिटीज या फिर ऑल ऑफ दीज। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे सारे ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। टोटल असेट्स इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज भी हमारे डुअल एस्पेक्ट को बताती है। टोटल असेट्स में अगर हम कैपिटल और आउटसाइडर लाइबिलिटीज को प्लस कर देते हैं तब भी यहाँ पे डुअल एस्पेक्ट है। और अगर हम कैपिटल को कंपेयर करें टोटल असेट्स में आउटसाइड लाइबिलिटीज माइनस करके, तब वो भी हमारे डुअल एस्पेक्ट बताती है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे ही ऑप्शंस हमारे लिए करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्सपेंसेस इज अ कैपिटल नेचर। अब इसमें से कौन से एक्सपेंसेस जो हैं वो कैपिटल नेचर के हैं, आपको वो बताने हैं। तो आप ऐसे भी पता कर सकते हैं कैपिटल नेचर के, क्योंकि इनका यहाँ पे ट्रीटमेंट आपको दो जगह करना होगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन, वेजेस, सैलरी या स्टेशनरी। तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए डेप्रिसिएशन यहाँ पे राइट आंसर है, जो कि है हमारा ऑप्शन ए। ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट आप कहाँ करते हैं, डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट आप करेंगे P&L अकाउंट में, और एक ट्रीटमेंट करेंगे आप बैलेंस शीट में। जो भी इसका रेस्पेक्टिव जो हम कह सकते हैं आइटम होगा, उसमें से जो भी डेप निकल कर आएगी वो उसको माइनस करके वहां पर आप शो करेंगे टोटल उसका अमाउंट, ठीक है। क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एसेट्स, कंपनी या बुक्स ऑफ अकाउंट। तो फ्रेंड्स, का आंसर मैं नहीं दूंगी, आप बताएंगे। बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर आपको बताना है डेप्रिसिएशन किसके अगेंस्ट में चार्ज किया जाता है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताइएगा, जिससे कि और लोगों को भी हेल्प मिले। नेक्स्ट है डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड फ्रॉम। अब डिविडेंड जो होता है वो कहाँ से डिक्लेयर किया जा सकता है, रेवेन्यू प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट, सीक्रेट रिजर्व या फिर ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड जो होता है वो हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट से चार्ज किया जाता है और वहीं से डिक्लेयर किया जाता है कि इतना दिया जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बैलेंस इज अ स्टेटमेंट ऑफ। अब बैलेंस किसका स्टेटमेंट बताता है, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल या ऑल ऑफ दीज। तो बैलेंस जो होता है वो हमें एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल सभी का बताता है, इसलिए ऑल ऑफ दीज यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अमाउंट रिसीवेबल वाया कंपनी अगेंस्ट क्रेडिट सेल्स आर यूजुअली कॉल्ड। अब एक कंपनी के द्वारा जो भी अमाउंट रिसीव किया गया है क्रेडिट सेल्स के अगेंस्ट में, उसको यूजुअली हम क्या बोलते हैं, सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिटर्स या फिर बिल्स पेएबल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखिए कोई भी क्रेडिट सेल्स के बदले में लिया जा रहा है अमाउंट, तो यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो राइट आंसर हो जाएगा ए, सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेफर टू। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी के केस में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो हमें क्या बताते हैं, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस या फिर बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। जब हम जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करते हैं तो वहाँ पे एक अकाउंट जो है वो हम एक्स्ट्रा बनाते हैं, जो कि हम नॉर्मल कंपनियों का बनाते हैं उससे अलग होता है। नॉर्मल कंपनी में क्या होता है, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो हम प्रिपेयर करेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और अगर ट्रेडिंग कंपनी है तो हम प्रिपेयर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लेकिन अगर हम जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करते हैं तो यहाँ पर हम प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि पूरा वही ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। एक्स्ट्रा बनाते हैं हम ये वाला अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल असेट्स। अब हमें बताने हैं इसमें से कौन सी इंटेंजिबल असेट्स का एग्जाम्पल नहीं है, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, स्लोगन या लैंड। अब इजिली आप बता सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन डी जो है लैंड, ये राइट आंसर है, क्योंकि ये टेंजिबल है, बाकी सब हमारे इंटेंजिबल हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स आर डैश ओवर देयर यूजफुल लाइफ्स। अब जो इंटेंजिबल असेट्स होती है उसको वो जैसे हमारा टाइम पीरियड होता जाता है उसकी लाइफ जो है वो कम होती चली जाती है, तो उस चीज को हम मतलब उसके लिए टर्म कौन सा यूज किया जाता है, डेप्रिशिएटेड, अमोर्टाइज्ड, चार्ज्ड या एलोकेटेड। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, अमोर्टाइज्ड।
फ्रेंड्स अगर यहाँ पे टेंजिबल की जगह इंटेंजिबल असेट्स होती तब हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन यूज कर सकते थे फ्रेंड्स, जैसे कि लैंड्स, फर्नीचर, मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, इन सब के लिए हम डेप्रिसिएशन वर्ड यूज करेंगे। और जो इंटेंजिबल फिक्स असेट्स हैं जैसे कि कॉपीराइट, पेटेंट, ये सब के लिए हम अमोर्टाइज्ड वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, आप याद रखिए, टेंजिबल के लिए डेप्रिसिएशन एंड इंटेंजिबल के लिए अमोर्टाइज। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द इक्वेशन इज करेक्ट। अब इसमें से कौन सी इक्वेशन करेक्ट है? टोटल असेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, ये आपने अभी ऊपर पढ़ा था तो आप इजीली बता सकते हैं। टोटल असेट्स इक्वल टू टोटल लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, टोटल असेट्स इक्वल टू फिक्स असेट्स, या फिर टोटल असेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको इजीली बता सकते हैं, इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर, अगर हम करेक्ट इक्वेशन की बात करें तो वो है टोटल असेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, आज हम 15 तक ही डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। अ कंपनी कैन परचेज इट्स ओन। अब एक कंपनी जो है वो परचेज करती है अपने खुद की क्या? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर्स, या ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिवेंचर्स। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स से प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा, और मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगी कि आपको बीकॉम के भी पेपर्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएं, अगर कोई बीकॉम स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो। और आप मुझे मेरी सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को वहाँ पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।